अच्छा, इसको कैसे देखते हैं कि आज नेता इस पार्टी में है तो आज कल उसमें है, पता लगे आज तीसरी पार्टी में चले गए, तो रोजाना दल बदल होते रहते हैं। जी। क्या इस पर एक कानून नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी आपकी आपको उसी में ही रहना है? क्योंकि हाँ, अभी रिसेंट आम आदमी पार्टी के काफी लीडर्स, हाँ, जिसमें एक नामी चेहरा श्री राघव चड्ढा हाँ, जी हैं, हाँ। जो अभी आम हम्म, आदमी पार्टी छोड़ के हम्म, बीजेपी में हम्म। स्विच करे हैं, पता है? कोई हाँ। एक एग्जाम होना चाहिए लीडर्स के लिए भी हम्म। ना। पहले तो आप जनता को वोट लीजिए, हम्म। वहां जीत कर आइए, उसके बाद फिर एक एग्जाम दीजिए। बिल्कुल है ना? क्योंकि अगर आप किसी संविधानिक पद पे बैठे हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होना हाँ, जरूरी है। और अगर आईएएस जो है बन के आता है 18 घंटे 19 घंटे जितना भी उसको पढ़ना है इतना पढ़ता है। तो अगर आपको इतने घंटे पढ़ने वाला इतने घंटे काम करने वाले के ऊपर राज करना है तो आपको कितना घंटे मेहनत करनी होगी। वो ये कह रहे हैं कि नेता ज्यादा मेहनत करता है, ये बात सही है क्या? तो मैम, दोनों के कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने जो वर्क होते हैं, जो विधायक होते हैं, हम्म, सांसद होते हैं, वो हम्म, ऑर्डर्स देते हैं हाँ, कि आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। हम्म, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हम्म। हैं कि आपको इस चीज़ पे वर्क कैसे करना है, आप होता है। क्या क्या बुराइयां आपको दिखती हैं अब भारत में इस वक्त? कास्टिसिज्म है या और चीजें हैं? कैसे कैसे देखते हैं पूरी चीजों को? प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज का। लोगों यस ने मैम। पिछले दिनों तो बहुत ज्यादा इसका विरोध भी किया था। आप कैसे देखते हैं इसे? ठीक है। लेकिन मैम, ये होता तब है जब गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में चल रही तो हैं। आज की जो भारत की इकोनॉमी है, वो कह रहे हैं आर्थिक संकट आया हुआ है। आज का यूथ इन सबको कैसे देख रहा है? तो जो सबसे ज्यादा लोन लेने वाले देशों में इंडिया भी काउंट होता है वहाँ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के आगे लोगों ने धरना प्रदर्शन पे। करना जी। चाहा, यंग यूथ ने। जी। तो वो सबको बस में भर भर के ले गए। एक समझ में नहीं आता बस में भर के क्यों ले जा रहे हो। पहले उनकी बात तो सुनो कि वो कह क्या रहे हैं। भाई कोई देश के बाहर के लोग थोड़े ही, अपने ही बच्चे हैं, अपना जी। यूथ है, कह रहा है तो पहले कोई एक अधिकारी को आना चाहिए, आकर उसकी बातों को सुनना चाहिए, फिर उसकी बात को वहां पहुंचाना चाहिए। ना कि लाठी चार्ज कर दो, पानी डाल दो, उसको बसों में भर में के ले भर के जाओ। जा रहे हैं। हाँ, आप क्या और मानते हैं ये इतनी सब? तेज रफ्तार से पानी के फव्वारे उन पे हाँ, डाले देखो, गए, तो कई लोग घायल भी हुए। लाठी चार्ज कर देते हैं बुरी तरह, टीचर्स पे, बच्चों पे, हम्म। कुछ भी। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अभय सिंह। अभय सिंह बीकॉम ऑनर्स कर चुके हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एज ए यंगस्टर हम उनसे जानेंगे कि देश को वो किस तरह देखते हैं, जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है वो कैसे समझ रहे हैं उसको, महंगाई कैसी है, बेरोजगारी कैसी है, या देश में सब चंगा सी, क्या क्या बातें हैं, यही कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय आपका। थैंक यू मैम। अभी आपसे हम बात शुरू करें तो एक बात रह गई आपके इंट्रोडक्शन में कि आपने विधानसभा में भी स्पीच दी थी। यस मैम। तो पहले हम इस मुद्दे पर आते हैं कि एज ए यंगस्टर आप देश को इस वक्त कैसे देख रहे हैं? मैम, जो इंडिया की करंट सिचुएशन है उसमें इस टाइम 65% यूथ है, यानी 65% युवा आबादी है। हम्म, और जिस तरीके से जो यूथ की जो पॉलिटिक्स इस टाइम पे ग्रो हो रही है, हाँ, उस टाइम पे उतनी ही जो यूथ की चीज़ें हैं, जैसे मैम यूथ आजकल एग्ज़ाम में इन्वॉल्व रहता है, हाँ, यूथ इनोवेशन में इन्वॉल्व रहता है, हम्म, यूथ अपने करियर को लेके इन्वॉल्व रहता है। तो मैम, एक फेज़ ये है कि जो यूथ है वो 65% यूथ है, उसमें आज भी अगर आप एक द हिंदू का डेटा की बात करें, उसमें 32% से 35% जो यूथ है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। फिर वो चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो। हम्म, और इनमें से मैम अगर मैं एक या दो एग्ज़ाम्स को छोड़ दूं, हम्म, तो एटलीस्ट मैम 90 to 80% जो एग्ज़ाम्स हैं वो लीक हो रहे हैं। रिसेंट केस है मैम, अभी हमारे 3 जो एग्ज़ाम्स हैं हाँ, उन पे मैम क्वेश्चन मार्क है। नीट पेपर पूरी तरीके से लीक हो चुका है। जो लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी कई एग्ज़ाम सेंटर्स में दंगे हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को शक हो रहा है कि कहीं से कुछ गड़बड़ हुई है। और जो रिसेंटली इसके बाद मैम, जो अभी लेखपाल की परीक्षा के बाद यू सीबीएसई का सीयूईटी। सीबीएसई, हाँ, यस एग्जैक्टली, जो उसके बाद सीबीएसई का जो एग्ज़ाम हुआ था हम्म, उसमें कई जो स्टूडेंट्स थे उनको ऐसा क्वेश्चन अराइज हुए हैं कि जो हाँ, उनके नंबर हैं, जो उनकी अमाउंट है री एवेल्यूएशन एग्ज़ाम की, वो हाँ, लाखों में बढ़ के आ रही है। हाँ, तो मैम, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि
जो यूथ को आगे ग्रो करने के बजाय पीछे आज का जो यूथ है वो फोकस नहीं कर पा रहा है। हाँ वो या तो मैम प्रोटेस्ट कर रहा है, हाँ आंदोलन कर रहा है, हाँ और जब सारा यूथ इकट्ठा होके आंदोलन कर रहा है तो जैसे अभी रिसेंट का केस है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय है, मैंने अभी आज ही न्यूज़ पढ़ी, हाँ। उसमें आग लग जाती है। हम्म। 2014 से लेके आज तक कभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आग नहीं लगी, उससे पहले भी मेरे ख्याल से नहीं लगी है, हाँ, जहाँ तक मैं पता कर पा रहा हूँ। तो क्यों तो लगी है? मैम ये तो अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग हाँ। हुई थी, प्रोटेस्ट हुआ था तो हम्म। करी गई थी, तो अब एकदम से आग लग जाती है। अब मैम यूथ क्वेश्चन कर रहा है आज तक आग नहीं लगी, यानी कुछ एविडेंस से छेड़छाड़ करी जा रही है, क्या करा जा रहा है? ये क्वेश्चन मेरा ही नहीं है, वो 65% जो यूथ है उन सबका ये क्वेश्चन है। तो हम्म। ऐसे क्वेश्चन जब अराइज होते हैं तो यूथ को आगे बढ़ने के बजाय या तो प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है या अपनी चीज़ों हाँ, को बिल्कुल सही। फुलफिल नहीं कर पा रहे अच्छा, हैं आप वो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कितना वक्त देते हैं पढ़ाई को? मैम अगर मैं यूपीएससी की अभी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अभी एज अ बिगनर मैं 5 to 6 आवर अपने आप को देता हूँ। अच्छा, ये कैसे सब कैसे पढ़ते हैं? लगातार 5 आवर्स या? नहीं मैम, लगातार तो 5 से 6 घंटे, अगर मैं 10 से 12 घंटे भी पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं उस स्टडी मटेरियल को कितना कंज्यूम कर सकता हूँ, हम्म। उसको कितना याद रख सकता हूँ, और वो मेरे हिसाब से 10 से 12 घंटे जो एक एस्पिरेंट जो 10 to 12 ईयर्स से कई आज यूपीएससी एक ऐसे फेज में भी है जिसमें 10-10 साल से लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ। जो 4 to 5 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं वो भले ही इतना देर तक बैठ सकते हैं, बट मैम ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक ब्रेक भी ज़रूरी होता है। हम्म। 2 आवर्स में 1.5 आवर्स में आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स का या 15 मिनट्स का ब्रेक कंपलसरी होता है। अच्छा, आप इस लाइन में जा रहे हैं जहाँ पर आप अधिकारी बनेंगे, हो सकता है आप कल को डीएम बन जाएं, कुछ Yes. और ऊंचे पदों पे चले जाएं। तो आपको नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग, जब आप बन जाओगे, और अभी जो अधिकारी हैं, नेताओं से फिर भी नीचे रहते हैं? मैम ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे को हाँ। लेके, क्योंकि और इस चीज़ पे कई सारे वीडियोस भी बने हैं, कई सारी क्वेश्चन अराइज भी होते हैं कि डीएम बड़ा होता है या कोई एमपी बड़ा होता है, डीएम बड़ा होता है, एमएलए बड़ा होता है। मैंने मैम अभी लास्ट ईयर अटल भाषण प्रतियोगिता अटेंड करी थी, उसमें प्रथम स्थान था मेरा। अच्छा, तो कहाँ हुई थी ये प्रतियोगिता? ये प्रतियोगिता मैम विकास भवन में कंडक्ट कराई गई अच्छा थी। अच्छा। जो हमारी प्रेजेंटेशन थी वहाँ पे एसडीएम मैम, सीडीओ मैम, एमपी, एमएलए, ठीक है। मेयर सारे लोग मौजूद थे। हाँ। और मैम वहाँ पे जो मैंने कोऑर्डिनेशन देखा था, मैं बरेली क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हम्म। तो यहाँ पे तो जो कोऑर्डिनेशन था जितने भी डीएम का, हम्म। डीएम सर का, और जो सीडीओ मैम थी, एमपी थे जो अभी हम्म। रिसेंट हमारे वर्तमान सांसद हैं, हम्म। एमएलए थे, मेयर थे, तो उनका काफ़ी कोऑर्डिनेटेड नेचर ठीक। था। हाँ। लेकिन कुछ जगहों पे मैम ऐसे भी पॉइंट्स अराइज होते हैं, लाइक मैम अभी रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी आई थिंक राजस्थान की बात है, वहाँ पे सांसद गए थे, वहाँ पे डीएम अपनी जो है पावर का मिसयूज कर रहे थे, और उन सांसद और डीएम के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई थी। हम्म। तो ये भी कई जगह पे देखने को मिलता है। अभी मैम रिसेंट की ही न्यूज़ है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है यूपी की, उन्होंने अपना एक ऑर्डर पास करा है, एक नया नियम निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है कोई भी अगर विधायक या सांसद आता है तो उसमें जो डीएम हैं, एसपी हैं, जो ए ग्रेड के अधिकारी हैं, उनको बकायदा सम्मान देंगे, उनका फ़ोन ना उठाना अपराध माना जाएगा। तो ये सब नियम निकाले गए हैं, तो यानी कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है, कहीं डीएम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे तो हैं। आपकी नज़र में कौन सुपीरियर हो रहा है? मैम मेरी नज़रों में तो दोनों ही मैम जनता के मैम सेवक होते हैं, हाँ। जनता के नौकर होते हैं, तो मैम मेरी नज़रों में तो जो जनता है वो सुपीरियर होनी चाहिए। बट आज के सिनेरियो में जो सिविल सर्वेंट है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं सुपीरियर समझ रहा है, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपने आप को कहीं अच्छा, ना कहीं। आपने वहाँ उस प्रतियोगिता में क्या बोला था? मैम मैंने उस प्रतियोगिता में जो मैंने 2026 में जो विधानसभा अटेंड करी थी हम्म। स्टेट लेवल पे, उसमें मैंने केंद्र बजट के बारे में बताया था, और ये युवाओं के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है वो बताया था। जो 2025 में मैंने विधानसभा अटेंड करी थी उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था कि तो हम। आप हर साल कैसे पहुंच जाते हैं विधानसभा? क्या क्या प्रक्रिया क्या होती पहुंचने की? मैम इसकी प्रक्रिया ये होती है, पहले माई भारत पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन करना होता अच्छा। है, जिसमें वो आपका 1 मिनट का वीडियो मांगते हैं। उसमें
हजारों की तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन अच्छा, करते अपना वीडियो डाल देते हैं हैं 1 मिनट का स्पीच का। वीडियो। हाँ, आप इंडिया को 2047 तक किस नज़रिए से देखते हो, अच्छा, इस टॉपिक पे, या कोई अलग टॉपिक हो सकता है इंडिया के रिलेशन। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए आपके सिलेक्शन स्टार्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर्स के थ्रू। हम्म। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कंपटीशन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें टॉप 5 या टॉप 10 जो विनर्स होते हैं, इंटायर 200 या 150 के अराउंड पार्टिसिपेंट होते हैं, जो 1 मिनट की वीडियो स्क्रीनिंग के थ्रू अच्छा, सेलेक्ट अच्छा, होते हैं। अच्छा। तो टॉप 10 जो विनर्स होते हैं, हम्म, टॉप 5 वो रिप्रेजेंट करते हैं हाँ। विधानसभा। हम्म। तो तो ये अभी प्रीति। जो आप बता रहे थे कि हमने वहाँ बोला था, सब लोग थे वहाँ पर, तो वो क्या बोला था? मैम, जो इंडिया का जो बजट आया है, हाँ, अभी विकास भवन में जो बोला था। विकास भवन में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बोला था, उनकी नेतृत्व में कैसा काम हुआ क्या था। कैसा नेता देखते हैं आप उनको? अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी बीजेपी से जुड़े थे। जी तो मैम। उनको और आज के नेताओं को कैसे देखते हैं? मैम, अटल बिहारी वाजपेयी जी का अलग ही एक नाम था, हम्म, वो अपने आप में, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से हाँ। उठ के आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, तो मैम उन अगर मैं अपनी थिंकिंग की बात करूं, तो जो उनकी आइडियोलॉजी थी, वो गवर्नमेंट बनाने को लेके नहीं थी, उनको डेवलपमेंट चाहिए था। हम्म, आपने देखा होगा मैम, उनकी एक वोट से सरकार गिर गई थी, तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा था। अगर मैं अभी के सिनेरियो में बात करूं, फिर चाहे वो कहीं स्टेट इलेक्शन हो या किसी भी पार्टी के इलेक्शन हो, अगर उनकी एक वोट से सरकार को खतरा है, तो वो दूसरी पार्टीज को ऑफर करेंगे कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। हाँ, सरकार बनाने पे पॉइंट रहता है कि हाँ, सरकार किस हाँ, तरीके हाँ। से बनती है। तो मैम, वो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे लीडर थे मेरे सिनेरियो से। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं कि आज नेता इस पार्टी में है तो आज कल उसमें है, पता लगे आज तीसरी पार्टी में चले गए, तो रोजाना दल बदल होते रहते हैं। जी। क्या इस पर एक कानून नहीं होना चाहिए कि जो पार्टी आपकी, आपको उसी में ही रहना है? यस मैम, मैं पॉइंट समझ रहा हूँ आपका, क्योंकि हाँ, अभी रिसेंट आम आदमी पार्टी के काफ़ी लीडर्स, हाँ, जिसमें एक नामी चेहरा श्री राघव चड्ढा हाँ, जी हैं, हाँ। जो अभी आम हम्म, आदमी पार्टी छोड़ के हम्म, बीजेपी में हम्म, स्विच करे हैं। मैम, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है, और इस पे विचार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिस पार्टी में हो, एटलीस्ट आपको उस पार्टी में मिनिमम आपका जो टाइम पीरियड है उतना रहना चाहिए। हम्म, और ये तो मैम पीरियड की बात हो गई। और दूसरा मैम, मेरा पॉइंट ये है, अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, तो इसके लिए भी एक इंडियन पॉलिटिकल एग्जाम का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये भी एक बिल्कुल वैलिड सही। पॉइंट है, क्योंकि हाँ, मैम, एज अ यूथ कई लोग मेरे से ये बात बोलते हैं, मैं भी बात बोलता हूँ, और इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, कि अगर आप एक सिटी को ओन कर रहे हो, अगर आप एक सिटी को रूल करोगे, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है, जिसमें आपको सिटी को लीड करना है, तो बिल्कुल। उसके लिए अगर आपको इतने सारे फेजेस से हाँ, होके गुजरना पड़ रहा है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हाँ। उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग, हम्म, और अगर आपको एक पॉलिटिशियन बनना है, तो उसके लिए आपके पास कोई शिक्षा का होना अनिवार्य नहीं है, तो उसके लिए एक पॉइंट होना बनता चाहिए, है। कोई हाँ। एक एग्जाम होना चाहिए लीडर्स के लिए भी हम्म। ना, कि ये कंपटीशन, पहले तो आप जनता को वोट लीजिए, हम्म। वहां जीत कर आइए, उसके बाद फिर एक एग्जाम दीजिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपको नॉलेज कितनी है। बिल्कुल, और ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन से पूछे जाते हैं, तो उनका भी जो ओपिनियन होता है वो ये रहता है कि जो पॉलिटिशियन होता है वो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल से जुड़ा होता है, वो यहाँ से वोट लेके आता है, वहाँ से वोट लेके आता है, हाँ, जगह जगह की थिंकिंग को वो अपने आप में अडेप्ट करते हैं। बट मैम, कहीं ना कहीं वो ऐसा करते हैं, लेकिन जब वो इतने बड़े पद पे बैठते हैं, तो उन चीज़ों की जो नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, क्योंकि हम्म, अगर आप किसी संविधानिक पद पे बैठे हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होना हाँ, ज़रूरी है, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं रख रहे हो, हम्म, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को लीड नहीं कर पाओगे, हम्म, फिर आप हाँ, किसी भी पार्टी से हो। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि अगर आप नेता बनते हो और आपको आईएएस के ऊपर काम करना है, आईएएस जो है बन के आता है 18 घंटे, 19 घंटे, जितना भी उसको पढ़ना है इतना पढ़ता है। तो अगर आपको इतने घंटे पढ़ने वाला, इतने घंटे काम करने वाले के ऊपर राज करना है, तो आपको कितना घंटे मेहनत करनी होगी? वो ये कह रहे हैं कि नेता ज्यादा मेहनत करता है, ये बात सही है क्या? मैम, डिपेंड करता है फील्ड पे। हम्म, एक आईएएस ऑफिसर अपनी डिस्ट्रिक्ट तक रहता है, हाँ, और जो उस जगह का जो मैम एमपी होता है, एमएलए होता है, हाँ, पूरा, हाँ, वो उस डिस्ट्रिक्ट के हम्म, अराउंड पूरा वर्क करने मंडल के में, साथ हाँ, बियॉन्ड द ज्योग्राफिक
लेवल पे भी वर्क करता है। तो मैम दोनों के कनेक्शन कहीं ना कहीं अपने जो वर्क होते हैं, जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं हाँ। कि आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपको इस चीज़ पे वर्क कैसे करना है। मैम अगर कोऑर्डिनेशन सही होता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट होती है जो अच्छे से चलती है, बट यहीं पे सारा खेल हो जाता है अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। जैसे कि मैम अगर कहीं पे डीएम, क्योंकि मैम आजकल ये भी कई जगह पे देखा जाता है जो डीएम है वो कौन सी, इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत चल रहा है रिसेंट में। कास्ट सिस्टम पे मैम काफ़ी ज़्यादा फोकस करा जाता है। अगर डीएम मैम रूलिंग पार्टी का है तो उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर जो डीएम है वो मैम अगर अगेंस्ट है पॉलिटिक्स के या पार्टी के तो उसको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो यहीं पे कोऑर्डिनेशन हाँ। खराब होता है। क्या क्या बुराइयां आपको दिखती हैं अब भारत में इस वक्त? कास्टिसिज्म है या और चीजें हैं? कैसे कैसे देखते हैं पूरी चीजों को? मैम इंडिया में जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भी कास्ट सिस्टम पे काफ़ी फोकस होता था, डॉरी सिस्टम पे। जब इंडिया में अंग्रेज आए तो उन्होंने इस चीज़ पे फोकस करा, और इस चीज़ पे वो आज भी फोकस, आज भी अगर मैम आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ें और ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ें तो आज भी वो ये बताते हैं कि हमने इंडिया पे एहसान करा है। यहाँ पे कास्ट हुआ करती थी, यहाँ पे कास्ट सिस्टम को लेके लोग लड़ते थे, यहाँ सती पे प्रथा होती सती थी। प्रथा, रिलीजन को लेके लोग लड़ते थे। हमने इन लोगों को, उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट बनाए हैं वो ऐसा बताते हैं, भले ही इन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो मैम आज अगर हम उस सिनेरियो को इंडिया से देखें तो वो डिवाइड एंड रूल का गेम खेला करते थे। और इस चीज़ को मैम आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जो यूथ है वो समझ रहा है, मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो समझेगी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी पास्ट जनरेशन है वो इस चीज़ को समझ नहीं रही है। आज भी मैम इंडिया में कई स्टेट्स में कास्ट के नाम पे वोट पड़ता है। आज भी मैम रिलीजन को देख के वोट डाला जाता है। आज भी मेरे को मैम अभी रिसेंट मैम इलेक्शन हुए थे, बिहार इलेक्शन। बिहार इलेक्शन में मैम एक बहुत ही, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पॉलिटिशियन मैम उभर के आया था, प्रशांत किशोर, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को लेके मुद्दे उठाए थे, जिन्होंने बोला था आपका माइग्रेशन कम होना चाहिए, बिहार में जो मजदूर हैं वो क्यों बाहर जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपको जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो उन्होंने स्टडी को लेके मुद्दे उठाए थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और होनी चाहिए। अगर कोई बिहार जाता है तो मेजरली वो पटना वहाँ पे जो विकसित जो शहर है वो पटना सबसे पटना। अच्छा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में मैम कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। तो और मैम जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो उस पॉलिटिशियंस के पास मैम ज़ीरो, जो उनकी सीट का जो स्तर होता है वो ज़ीरो होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मैम जो पॉपुलेशन है वो भी इस चीज़ को, जो प्रीवियस जनरेशन है वो समझ नहीं पा रही है, जो करंट जनरेशन है वो मैनिपुलेट हो रही है कि आपको अगर उसी गवर्नमेंट के थ्रू, मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको चेंज चाहिए तो किसी ना किसी को आपको मौका देना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या कास्ट का हो। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज का, लोगों ने ma'am. पिछले दिनों तो बहुत ज्यादा इसका विरोध भी किया था। आप कैसे देखते हैं इसे? मैम प्राइवेटाइजेशन होना ज़रूरी है। एक कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, और अभी भी मैम जो मेरा टॉपिक है वो मैं कॉमर्स को लेके काफ़ी रिपोर्ट्स में देखता रहता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स की, कई जगहों पे। तो मैम जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एक मैम मेरे को ये पढ़ाया गया है, जो प्राइवेटाइजेशन होता है जब एक गवर्नमेंट सेक्टर को, जो गवर्नमेंट होती है वो सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को, इसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं या फिर जो फॉरेन की कंपनीज हैं इंडिया में आके अपने सेटअप्स को बिल्ड करती हैं, वो प्राइवेटाइजेशन होता है। लेकिन मैम ये होता तब है जब गवर्नमेंट कंपनीज लॉस में चल रही हैं। अगर मैम गवर्नमेंट कंपनी किसी लॉस में चल रही है, अगर वो गवर्नमेंट उसको अच्छे से नहीं संभाल पा रही है, तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर से इमर्ज हो जाती है, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर को वो अपनी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो मेजॉरिटी में सेल कर देती हैं। मैम रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हुआ। एयर इंडिया भी मैम कई जगहों पे प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हुआ। तो मैम ये सोचने वाली बात है कि जिसमें मैम इतना ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, आज भी मैम क्वेश्चन मार्क लगाए रेलवे घाटे में कैसे चल सकता है।
जो एयर इंडिया है वो घाटे में कैसे चल सकता है, क्योंकि जिसमें रोज लाखों की तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं, वो चीज़ घाटे में कैसे चल सकती है। यानी या तो हम उस चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो डेवलप किस तरीके से किया जा रहा है, या फिर मैम हमारा प्राइवेटाइजेशन करना ही मेन उद्देश्य बन गया है। हाँ। तो ऐसे तो मैम मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, एक ही जो ओनर है वो वही हर चीज़ पे मैम राज करेगा। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की आपको जानकारी होगी, आपने कॉमर्स में पढ़ा है। जी मैम। तो आज की जो भारत की इकोनॉमी है, लोग कह रहे हैं आर्थिक संकट आया हुआ है। मोदी जी ने भी कहा कि भाई हाँ, थोड़ा पेट्रोल बचा लो, सोना मत खरीदो, ये सब मत करो, बहुत सारे बातें हुई थी और लोग परेशान भी कुछ लोग हुए थे। आज का यूथ इन सबको कैसे देख रहा मैम जैसा कि आपने बोला, जैसे अभी फ्यूल क्राइसिस से पहले काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कहा हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ है? रहे हैं। हाँ। 5 ट्रिलियन। अब वही जो इकोनॉमी है, मैं कहीं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की, कोई कह रहा है 3 मिलियन तक पहुँच गई है, कोई कह रहा है 4 मिलियन तक पहुँच गई है, कम हो रहा है। लेकिन मैम अगर आप फैक्ट एंड फिगर के तौर पे बात करें, जो सबसे ज़्यादा लोन है, जो सब आईएमएफ, अगर कोई देश आईएमएफ से लोन लेता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो जो सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले देशों में इंडिया भी काउंट होता है वहाँ पे। अभी रिसेंटली आईएमएफ ने इंडिया को नोटिस भेजा है कि आप इतना लोन ले लिया है आपने, आपको थोड़े दायरे में रह के लोन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपके कंट्री पे 100% जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैम चीज़ें काफ़ी स्टेबल होने के बजाय बिगड़ रही हैं, क्योंकि मैम अगर मैम फ्यूल जो है वो बाहर से आ रहा है, यानी लोग कह रहे हैं कि कई देशों में फ्यूल महंगा है, हाँ। बहुत महंगा है, लेकिन हाँ। आपको यहाँ पे फिर भी स्टेबल हाँ, प्राइस पे ये मिल रहा है। तर्क दिया जा रहा है। हाँ। जी मैम। तो अभी रिसेंट का केस है कि मैं अभी किसी जगह पे फ्यूल फिल करवा रहा था अपने व्हीकल में, तो वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर आया, तो वो सबका छोटा सा इंटरव्यू ले रहे थे। तो वहाँ पे एक लेडी ने कहा, उनसे रिपोर्टर सर ने पूछा कि फ्यूल इतना बढ़ रहा है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? तो उन्होंने कहा कि बढ़ रहा है, बढ़ने दो, हाँ। दिक्कत क्या है, 2-4 रुपए ही तो बढ़ रहा है। हाँ। तो रिपोर्टर ने बोला कि 2-4 रुपए आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ है। तो उन्होंने कट टू कट आंसर करा, जब हम 800 रुपए का डोमिनोज से पिज्ज़ा खा सकते हैं, तो 2-3 रुपए का फ्यूल भी बढ़वा सकते हैं, इसमें क्या इशू है? तो उनका जो लेवल ऑफ इनकम है वो कई ज़्यादा है। दूसरे जगह पे एक वहाँ पे ऑटो वाले भी थे जो सीएनजी फिल करवा रहे थे, तो उनने बोला कि मेरी दिन की जो दिहाड़ी है हाँ। वो 500 से 1000 है, मेरी जो बचत होती थी आज वो 200-300 रुपए हो रही है। हाँ। मेरे लिए तो 2-3 रुपए बहुत मैटर करते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मैम इस चीज़ को लेके वर्क करना चाहिए। अच्छा, जब फ्यूल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, सीएनजी महंगा होता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है यस वो मैम। महंगा हो जाता है। बिल्कुल मैम। उसको महंगा होने से फिर हमारी चीजें महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल मैम। ऐसा नहीं है कि भाई 2 रुपए बढ़ गया, हम तो चलो 2 रुपए का 200 रुपए का डला रहे थे तो 202 रुपए का डला लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको जो चीजें हमारे शहर में आ रही हैं, सब्जी आ रही है और सामान आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, कितनी सारी चीजें आती हैं, वो सब महंगी हो जाती हैं। ये यस मैम। कहना कि भाई सिर्फ इतने 2 रुपए महंगे हो गए, इससे नहीं होता। तो आप एक इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है बहुत अच्छे से, इस सब को चीजों को ठीक कैसे किया जा सकता है, कुछ हो सकता है? मैम अगर मैम हर चीज़ का सल्यूशन होता है, अभी रिसेंट में मैम कल परसों की न्यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी 10% महंगी हुई है। हाँ। ठीक है, फ्यूल महंगा हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी बन जिन चीज़ों हाँ। से बन रही है वो इम्पोर्टेंट मटेरियल हाँ। है, तो इलेक्ट्रिसिटी महंगा होना। अब इसके बाद मैम गैस सिलेंडर महंगे हुए, गैस तो बहुत महंगी हो गई। गैस सिलेंडर अभी भी मैम महंगे हैं। और मैम आज तक के मैम इतिहास में जो चीज़ मैम महंगी हुई है, उस चीज़ को सस्ता तो होते हुए मैंने अभी तक देखा हाँ, नहीं। वो तो जो एक बार आसमान छू गया तो जी छू मैम, गया। आज से 4 महीने पहले कोई अगर 1 किलो गैस मैम 100 रुपए की पड़वा रहा था, तो अब हाँ। मैम 200 रुपए की है। हम्म। भले ही वो 180 रुपए प्रति किलो हो जाएगी, लेकिन वो 100 रुपए किलो अब नहीं होगी, जहाँ तक मैं मान सकता हूँ। और मैम अगर इसको मैम मैनेज करना है, तो मैम जो हमारी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक्स हैं, उसको मैम काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करना होगा, क्योंकि मैम किसी भी चीज़ का सल्यूशन निकल सकता है। आपने देखा होगा कि जब मनमोहन जी जब 2009 की बात कर रहे हैं जी आप? जी मैम हाँ। 2009 की नहीं, जब मैम मनमोहन जी जब
हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मैम इंडिया में कुछ ही दिनों का पैसा बचा था। तो वो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो एलपीजी लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो हमें आर्थिक संकट से निकाला गया था। इकोनॉमिस्ट, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे हाँ, वो। 1991 के टाइम जब एलपीजी पॉलिसी आई थी, जब विदेशी कंपनियों को यहाँ पे लाया गया था, लाइसेंसिंग कम करी गई थी, कई जगहों पे बिजनेस इफेक्ट हो रहा था। तो मैम इंडिया के पास उस टाइम आपको पता होगा कुछ एक दिन का पैसा बचा था, आई थिंक 20 दिन का बचा था या 1 महीने का। तो फिर वहां से वो उस आर्थिक संकट से देश को निकाल के लाए थे। तो ये प्रॉब्लम्स भी मैम मैं समझता हूँ कि इन जगहों पे डील करा जा सकता है, क्योंकि अब तो हमारे पास मैम रिसोर्सेज हाँ, भी हैं, रिसोर्सेज हमारे यूथ हैं। पावर भी है, हाँ। रणनीति भी है, रणनीतिकार भी है। अभी पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी, जी मैम। तो ऐसा लगा कि बिल्कुल सैलाब आ गया, 22-23 मिलियन उसके हो गए। आप भी सपोर्ट कर रहे हैं उसे? मैम कॉकरोच जनता पार्टी मैम अच्छा, पॉइंट्स खुद खुद को कॉकरोच मान रहे हैं? नहीं मैम। मैं कॉकरोच नहीं हूँ मैम। मैम उनके जो पॉइंट्स हैं, थपके जी जो उनका जो सरनेम है, हाँ। अभिषेक थपके, हाँ। उनका पॉइंट मैम कहीं ना कहीं वैलिड है। मैम इंडिया के यूथ की प्रॉब्लम्स भी हैं, 65% यूथ है। मैम देखिए, ऐसा होता है कि जो इंडिया का यूथ है, उन्होंने अगर एक वो भी तो दिया ना अपना मैनिफेस्टो, उसमें क्या क्या लिखा मैम है? मैनिफेस्टो तो तब मैम जारी किया जाएगा जब आप इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप मैम आउटसाइड द इंडिया बैठ के मैनिफेस्टो की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, तो आप कैसे देख रहे हैं उसे? मैम जो मैम कॉकरोच जनता पार्टी है, वो उनके मैम जो पॉइंट्स हैं यूथ को लेके, वो कहीं ना कहीं वैलिड है, क्योंकि मैम वो हाँ। यूथ की प्रॉब्लम है। और ये मैम जायज़ भी है, क्योंकि मैम यूथ की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैम यूथ का ये है कि अगर उनको इस टाइम मैम यूथ को जब कोई सपोर्ट नहीं करता, गवर्नमेंट अगेंस्ट में है, जो अकेला यूथ है संगठन बना के छोटे छोटे वो सड़क पे उतर रहा है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचा रहा है, हाँ। ऐसे में मैम एक मसीहा निकल के आता है हाँ, जो कॉकरोच जनता पार्टी का पॉइंट उठाता है। ऐसा लगा कि वो सारे मुद्दे युवा के मन में थे जो कह नहीं पा रहे थे, जी, जो उसने कह दिए। उनके थ्रू हाँ। वही मैम, क्यों यानी कहीं न कहीं मैम फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैम हाँ, दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है। या तो दबाया नहीं जा रहा है, तो यानी युवा जो है वो महसूस कर रहा है कि मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है। तो ऐसे लोगों के थ्रू जो युवा है वो जुड़ के कहीं न कहीं अपनी बात को कहना हाँ, चाह रहे हैं। कल भी यही हुआ कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के आगे लोगों ने धरना प्रदर्शन करना जी, चाहा, यंग यूथ ने। जी। तो वो सबको बस में भर भर के ले गए। एक समझ में नहीं आता, बस में भर के क्यों ले जा रहे हो? पहले उनकी बात तो सुनो कि वो कह क्या रहे हैं। भाई, कोई देश के बाहर के लोग थोड़े ही, अपने ही बच्चे हैं, अपना जी, यूथ है, कह रहा है तो पहले कोई एक अधिकारी को आना चाहिए, आकर उसकी बातों को सुनना चाहिए, फिर उसकी बात को वहां पहुंचाना चाहिए। ना कि लाठी चार्ज कर दो, पानी डाल दो, उसको बसों में भर के ले जाओ। आप क्या मानते हैं, ये सब ठीक कर रहे हैं ये लोग? नहीं मैम, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी मैंने भी न्यूज़ देखी थी, बस में भर के जा रहे हैं हाँ। और इतनी तेज़ रफ्तार से पानी के फव्वारे उन पे हाँ, डाले देखो, गए, तो कई लोग घायल भी हुए। लाठी चार्ज कर देते हैं बुरी तरह, टीचर्स पे, बच्चों पे, कुछ भी। उसके बाद मैम जो कहीं न कहीं जो आवाज़ होती है, जो मीडिया आवाज़ बनती है, जो मीडिया आवाज़ बनने के बजाय मैम जो इंडियन एजुकेटर्स हैं, हाँ। उनको मैम अंगूठा छाप बोल देते हैं। हाँ। तो ये कहीं न कहीं मैम इंडिया को मैम पीछे धकेला जाता है, क्योंकि जो मैम यूथ आने वाले, क्योंकि आप प्रेज़ेंट सिनेरियो में देखिए, अगर आप यूथ को इस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है या जो मीडिया है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आगे चल के वही यूथ मैम 35 टू 50 की जो एज में जब इंडिया पे अपना जो चीज़ें मैनेज करेगा, फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वो या तो मैम यूथ माइग्रेट होगा, हाँ। या फिर जो मैम यूथ है वो यहाँ पे अपने काम से काम रखेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। मैम मैंने आईआईटी का डेटा उठा के देखा, लास्ट मंथ मैंने आईआईटी का डेटा उठा के देखा का 90% से ज़्यादा स्टूडेंट जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आते हैं, हाँ। अपना आईआईटी कंप्लीट करके फॉरेन माइग्रेट हो जाते हैं। वो अपनी फर्दर स्टडीज़, एमटेक और जॉब फॉरेन में करते हैं। आज भी मैम मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर किसी युवा को फॉरेन से ऑफर आता है तो वो माइग्रेट हो जाएगा। यानी मैम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में यूथ को फुलफिल नहीं हो पा रही है। देश का टैलेंट बाहर चला जा रहा है फिर तो। देश का टैलेंट बाहर चला जा रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इंडिया में तो नहीं मिल पा रही हैं जो बाहर जाके लोगों को मिल रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक वैलिड पॉइंट है और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। फिर कल को कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है, क्वींस जनता पार्टी आ रही है। हाँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं
फिर यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है, अपनी आवाज़ का ज़रिया ढूँढ हम्म। रहा है। अच्छा, गाय को मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि भाई इसको राष्ट्र माता कहा जाए, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। योगी जी ने कहा कि भाई तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या, ऐसे थोड़ी करना है, ये तो हमारी माता है और पिता पुत्र और माता को रिश्ता साबित करने की कोई जरूरत नहीं। आप इसको कैसे देख रहे मैम जो गाय है, गाय हमारी माता है। हैं? क्यों है नहीं माता, हंस क्यों रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, गाय हमारी माता है मैम, ये स्लोगन मैंने भी देखा है मैम। लेकिन मैम फिर मैं न्यूज़ देखता हूँ या फिर आर्टिकल पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोकस इंग्लिश न्यूज़पेपर की तरफ ज़्यादा रहता है। तो उसमें ये भी बोला जाता है कि बीफ एक्सपोर्ट करने में इंडिया, कोई न्यूज़पेपर कहता है नंबर 1 पे है, कोई न्यूज़ रिपोर्टर कहता है नंबर 3 पे है। तो मैं स्टिल आई एम कंफ्यूज कि एक्चुअल में इंडिया वाले गाय को, गाय हमारी माता है, ये सच में है अच्छा, या कुछ फिर। लोग कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कहते हैं कि बीफ में गाय नहीं आती। बीफ में गाय नहीं आती क्या? मैम बीफ में तो आती आती है, है ना। बिल्कुल आती है मैम। तो फिर हम माता भी मान रहे हैं, हम इतना सम्मान भी दे रहे हैं, उसके बाद भी हम नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। मैम नंबर 1 बीफ एक्सपोर्ट में हम आउटसाइड द इंडिया तो हैं। उसके बाद मैम जो इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, फिर चाहे वो बेल्ट का हो रहा हो, वॉलेट का हो रहा हो, वो भी मैम गाय के बछड़े का जो मांस होता है हाँ। उससे बनाया जाता है। गाय के बछड़े के मांस से मैम बेल्टें बनाई जाती हैं। अच्छा। जी मैम। और कई लोग मैम उसको पहन रहे हैं मैम। फिर वो चाहे मैम रूलिंग पार्टी के हों या फिर मैम अगेंस्ट में हो, अपोजिशन में हो, दोहरी मानसिकता से काम नहीं हो रहा दोहरी मानसिकता है। से हाँ। मैम वर्क हो रहा है। इस चीज़ में मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम अभी मैं पॉडकास्ट देख रहा था, फॉरेन में जो लोग रहते हैं इंडिया से माइग्रेटेड, तो मैम वो भी यही कह रहे थे, यहाँ पे जो भी जितना भी बीफ एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया से आता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, द हिंदू के आर्टिकल्स बोल रहे हैं। अच्छा। और ये आपको यूट्यूब पे पूरा कंटेंट एक रजिस्टर्ड पॉडकास्ट पेज के थ्रू अवेलेबल भी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैम हर न्यूज़पेपर में, हर पॉडकास्ट में ये कहा जा रहा है कि बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 3 पे, हाँ। कोई कह रहा है नंबर 1 पे, 1 पे है। तो कहीं ना कहीं बीफ एक्सपोर्ट तो किया जा रहा है, और तो वहाँ की पॉपुलेशन भी यही कह रही है। कह रही है। मुझे लगता है कि रूट कॉज जो है, जिस पर काम होना चाहिए, बीफ एक्सपोर्ट ही बंद होना चाहिए। अगर आप इस तरह से देखते हैं और तरह तरह से चीज़ों को लेते हैं कि भाई मांस मत खाओ, आज ये है, आज वो दिन है, आज त्योहार है, इसमें मत खाओ, इसमें मत खाओ, तो क्यों ना बीफ एक्सपोर्ट भी बंद होना चाहिए, और जितना भी खाना पीना है ये इंडिया में वो भी बंद होना चाहिए, ताकि ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। बिल्कुल मैम, ये मुद्दा ख़त्म हो जाए, ये जो बीफ एक्सपोर्ट है ये बंद करा जाए। क्योंकि हाँ। अगर आप बोल रहे हो कि बीफ एक्सपोर्ट प्रतिबंधित है भारत में, ये चीज़ हाँ, सही नहीं है। सही नहीं है तो तो बंद उस, करो उसे। हाँ, अगर आप बंद कर दोगे तो कोई भी जो ग्लोबल पब्लिशर है उस चीज़ को लेके इंडिया हाँ। में डेटा अपना पब्लिश नहीं हाँ। करेगा। हाँ। कहीं ना कहीं ऐसी न्यूज़ नहीं छपेंगी। हाँ। क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने जब गौ मांस पे बैन लगाया था, तो कई लोगों ने उस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट करा था। तो उन्होंने खुलेआम बैन लगाया था। फिर जब प्रोटेस्ट हुआ था उस चीज़ पे, तो उनको राजनीतिक हानि भी पहुंची थी। हाँ, बिल्कुल। और इस टाइम पे मैम आपने प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो आप उस चीज़ को लेके, लेकिन गौ हत्या पे आपने बैन लगा रखा है, गौ मांस आप एक्सपोर्ट करने से मना कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो चल रहा रही है, हैं। चल रहा फिर है। चाहे वो हाँ। इनलीगल चल रही हो या हाँ, लीगल जैसे भी चल चल रही रहा हो, हो रहा है, वो सबको चीज़, खत्म वो होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। हाँ। अच्छा, आप विधानसभा गए थे तो वहाँ क्या स्पीच दी थी, क्या किया था? मैम वहाँ पे जो पूरे यूपी के युवा थे, हाँ, टॉपिक भी बताना, क्या टॉपिक था? जो विधानसभा मंडप में हम लोग की जो स्पीच थी वो केंद्र बजट को लेके थी। अच्छा। जो पॉइंट्स थे, जो केंद्र बजट है यूथ को लेके आगे किस तरीके से सपोर्ट करेगा, 2047 में इंडिया कैसा रहेगा। अच्छा। और कई लोगों ने इस पे अपने मुद्दे रखे हाँ। थे, पूरे यूपी से चयनित होके बच्चे वहाँ पे आए थे। योगी जी से भी मुलाकात हुई थी, अच्छा। जो वहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री सतीश महाना जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके भी व्यूज़ लिए थे हम लोग ने। और जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक जी, अच्छा। अच्छा, उन्होंने भी हम लोगों को संबोधित करा तो था। बोला क्या था आपने वहाँ? मैम मैंने केंद्र बजट पे बोला था, जो मेरी जो स्टार्टिंग की लाइन थी वो ये थी, फ्रैंकलिन रोosevelt ने कहा था, वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर अवर यूथ। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बट वी कैन बिल्ड अवर यूथ फॉर द फ्यूचर। जो फ्रैंकलिन रोosevelt वो थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उससे पहले
ब्रिटिश हाँ। शासन में वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के। हम्म। तो उन्होंने बोला था हम गारंटी नहीं ले सकते हम्म। कि हम हमेशा जो यूथ का फ्यूचर है वो हाँ। बिल्ड कर सकें, हम हम्म। यूथ के फ्यूचर की गारंटी नहीं ले हम्म। सकते। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था हम फ्यूचर की गारंटी नहीं ले सकते लेकिन अपने यूथ की हम्म। गारंटी ले हम्म। सकते हैं, बट वी कैन बिल्ड अवर यूथ हाँ। फॉर द फ्यूचर। हम्म। तो इसी पर पूरा बोला था या जी मैम। कितने मिनट मिले थे आपको बोलने के? मैम 3 मिनट दिए गए थे हमको। अच्छा, 3 मिनट में अपनी बात कहना थी, तो जी वहां जाकर ऐसा नहीं लगा कि विधानसभा है, काश मैं भी विधायक बन के यहाँ बैठ जाऊं आके, ऐसा नहीं लगा? बिल्कुल मैम, जब आप किसी जगह पे जाते हो, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो या विकास भवन हो, जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, तो ऐसा वहाँ पे जाके वाइब आती है आपको कि जहाँ से यूपी का पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, पॉलिसीज़ होती हैं, वो वहाँ पे हम लोगों को जाके मौका मिले। लेकिन वो भी एक हम लोगों का ज़रिया था, क्योंकि सतीश माना जी ने हमसे कहा था जो भी आपके पॉइंट्स हैं यहाँ पे नोट करे जा रहे हैं, हाँ। लाइव ये यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है, हम्म। तो इन चीज़ों को लेके सोचा जाएगा, बात करी जाएगी। हम्म। और अभी हम जैसे लोगों को तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। कभी डीएम ऑफिस के सामने से निकलते होगे तो लगता होगा मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ, ऐसा लगता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल लगता है जब डीएम अच्छा, ऑफिस। नीट में अभी 17 बच्चों ने आत्महत्या कर ली जब ये नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, यस मैम। क्या देख रहे हैं इसको? मैम नीट कोई प्रेजेंट का मुद्दा नहीं है। 2 साल पहले नीट हाँ। एक बार फिर लीक हो हम्म। चुका है, उससे पहले एसएससी का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उससे पहले यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में अच्छा, कुछ इन सब चीजों घोटाला। में लोग, बच्चे ओवर एज भी तो हो रहे हैं, बिल्कुल मैम। है ना, ओवर एज भी हो जाते हैं। जैसे मैंने अपने टाइम में बीएड करा, तो मैंने सोचा कि मैं भी कहीं लेक्चरर बन जाऊंगी। फिर मैंने एमए किया, तो मैंने सोचा कि मैं कहीं डायरेक्ट प्रोफेसर भी बन जाऊंगी, प्रवक्ता जो बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये आज की समस्या नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट आज की समस्या नहीं है, कि हमारे ज़माने से चली आ रही है। धीरे धीरे हम फॉर्म भरते गए, करते गए, कुछ और करा, कुछ और करा, पता चला अरे अब तो ओवर एज हो गए। तो वो उस वक्त से कंडीशन 1992, 93, 94 से लेके मैं अगर बात करूं, तब से लेकर आज तक अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल वैसी है जैसा पहले था। तो कोई भी सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पाती। मैम इस चीज़ को लेके मैं पक्ष में रहूँगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पहले था, हम्म। आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। हम्म। तो मैम इस चीज़ों जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने मैम इन चीज़ों को लेके हम्म। एक अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि आप अपने स्किल्स पे वर्क करो। मैम इंडिया की आबादी 150 करोड़ है, हम्म। जिसमें मैम 65% यूथ है। हम्म। और मैम अगर आप कितनी अगर नहीं, गवर्न स्किल पर क्या हम फोकस करें? मतलब तुम हमको जॉब नहीं दे सकते इसलिए हम स्किल पर फोकस करें? यस मैम, हाँ। क्योंकि मैम उनका क्लियर स्टेटमेंट है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया है कि हाँ। 65% यूथ है। अगर मैम जो जॉब है उसका आप जितना प्रोडक्शन कर लो, हाँ। आप 65% यूथ को जॉब में नहीं दे इन्वॉल्व सकते। नहीं कर हाँ। सकते हो। हम्म। तो कहीं ना कहीं मैम जो केंद्र बजट जो हमारा आया हम्म। है, तो उसमें भी मैम युवाओं को अपॉर्चुनिटीज हम्म। दी हैं। हम्म। आप अपना स्टार्टअप, जैसे मैम हाँ। हाँ, स्टार्टअप ये सब इंडिया पे चल रहा है। हाँ। काफी काफी फोकस हो हम्म। रहा है। आप अपना स्टार्टअप ओपन करिए, हम्म। आप अपना कोई ऐसा रोजगार क्रिएट करिए, स्वरोजगार, जिससे आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे हम्म। सकें। जिसको लेके मैम कई गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर सोसाइटीज़ आपसे इन्वॉल्व हो रही हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, जो आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको फंड हाँ। करती है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उस चीज़ों को लेके फोकस करा हाँ। जा रहा है, हम्म। क्योंकि उतनी जॉब वैकेंसीज तो नहीं निकल पाएंगी। हम्म। और ये आज के यूथ को ही सोचना चाहिए कि हम्म। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उतना टाइम उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, इन्वेस्ट नहीं करना है कि आप ओवर एज हो जाओ उसकी वजह से। 2-3 ऑप्शन लेकर चलना है। हाँ, क्योंकि अगर आप एक बार ओवर एज हो गए तो आपको शायद ही मुश्किल से किसी कंपनी में या किसी सेक्टर में जॉब लगे, फिर आपके पास एक स्टार्टअप का ही ऑप्शन बचता है, हम्म। और आपकी एनर्जी ऑलरेडी यंग हाँ। एज की जा हाँ, चुकी जा होती चुकी है। होती। अच्छा, 22 लाख बच्चे इस बार बैठे, हर बार 24 लाख, 22 लाख नीट में बैठते हैं। तो इतना सारा बच्चा बैठता है, इतनी जनसंख्या हमारे यहाँ है, लेकिन हमारे जो कॉलेज है वो लिमिटेड है। तो सरकार को ये नहीं चाहिए कि इतना सारे बच्चों को चाहिए है हमें कॉलेज, तो कॉलेज थोड़ा बढ़ा दे, बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज और ज्यादा खोल ले। एम्स देखिए आप, गिने चुने हैं,
तो ये जो समस्याएं बेसिक हैं कि हम 22 लाख बच्चा हर बार बैठ रहा है, चलो मान लिया उसमें से 10-5 लाख ऐसे ही बैठ जाता है, फिर भी 10-15 लाख बच्चा तो सीरियसली बैठता ही है उसको। तो ये जो है शिक्षा पर जो काम नहीं हो रहा है, जो हम लोग ओवर एज हो जाते हैं देखते देखते, इस सब से यूथ फ्रस्ट्रेट होगा। इस तरह से क्या देश आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं मैम, इस टाइम अगर मेरे ख्याल में जो सबसे पिछड़ा हुआ जो सेक्टर आता है वो है एजुकेशन सिस्टम इंडिया का, हाँ। सबसे पिछड़ा हुआ। हम्म। नीट 21 जून या 22 जून, 21 जून को रिकंडक्ट फिर से हो करवाया रहा है, जाए, हाँ, फिर से। दोबारा से हाँ, कराया हो जाएगा, रहा, हाँ। स्टेटमेंट आया है। हाँ। उसके बाद वहाँ पे बच्चे अपीयर होंगे। मैम नीट जैसे एग्ज़ाम को करवाने के लिए जो हम्म। जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अपना स्टेटमेंट देते हैं कि इस हम्म। साल हमको डिफेंस का सपोर्ट चाहिए, आर्मी का सपोर्ट चाहिए हाँ। पेपर कंडक्ट करवाने पेपर के लिए। जहाज से आएगा? हाँ, जहाज से आएगा। अच्छा, लीक हो रहा है छपने में? छपने में छपने में लीक हो रहा है, तो छपने में। इसमें जहाज से आने में क्या करेगा पेपर? ये समझ में नहीं आती बात। अब इंडियन आर्मी मैम पेपर कंडक्ट वो बेचारे कराएगी। क्या करेंगे? वो मैम देश की सरहदें छोड़ के अब पेपर को फोकस हाँ। करेंगे। हाँ। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर इतना फॉल्ट है कि अगर आप ऑफलाइन पेपर कंडक्ट नहीं करा पा रहे हो, आप सीपीटी मोड की घोषणा करते हाँ, हो, अगले साल के सीपीटी लिए। मोड पे पेपर हाँ। होगा, हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्यूटर होगा। से होगा। हाँ, यानी मैम एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी जा रही हैं जो मैम एजुकेशन सिस्टम को मैम स्ट्रॉन्ग बना सकें। आज भी कोई स्टूडेंट मैम अगर कोई भी कोर्स परस्यू करता है, मैं अगर किसी भी कॉलेज की बात करूं, अगर मैं बरेली में ही एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो अगर आप उसका सिलेबस देखो तो कहीं ना कहीं मैम 70 से 80% सिलेबस है वो जो 2000 में पेपर बना था, वही सिलेबस मैम आज पढ़ाया जाएगा। हो सकता है मैम उसमें कई पॉइंट्स हाँ। इधर उधर कर दिए जाएं, नए चेंज कर दिए जाएं। 2005 में भी एलपीजी पे हमें पढ़ाया जा रहा था, आज भी एलपीजी से क्वेश्चन आता है। और मैम जो एजुकेशन सिस्टम में जो वाइवा होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो सिर्फ खाना पूर्ति होती है, नाम मात्र के होते हैं। किसी भी शायद कुछ एक कॉलेजेस ऐसे हों जो अच्छे तरीके से स्किल पे या प्रैक्टिकल पे वर्क कराया जाए। अदरवाइज तो मैम आपने एजुकेशन सिस्टम को देखा है, फाइलें हैं वो टन टन भर कबाड़ में जाती हैं। हाँ। जो असाइनमेंट हैं वो बस एक लिखने का काम है उनका। जो बच्चा 70 नंबर का पेपर देता है, 30 नंबर वो ये सोच के बैठा है वो टीचर के हाथ में है, वो आराम से दे दिए जाएंगे। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिल्कुल वर्क नहीं हो रहा है, हाँ। थियोरिटिकल नॉलेज पे वर्क हो रहा है। आज की सरकार को नंबर देना पड़े तो 10 में से कितने देंगे? मैम ये अगर बड़ा मुश्किल सवाल है। मैम अगर एज अ यूथ मैं जो नंबर देना चाहूँ तो 5 मार्क्स दूंगा। बस क्योंकि मैम जो स्टार्टअप को लेके और डिजिटलाइजेशन उसको को लेके लेके, 5 मिल भी जा रहे हाँ, हैं। स्टार्टअप और डिजिटलाइजेशन हुआ, जो यूथ को प्लेटफॉर्म्स दे रही है गवर्नमेंट अपनी बात रखने के इन कॉम्पिटिशन्स इस के बात के थ्रू। 5 नंबर है। जी मैम, इस चीज़ के 5 नंबर हैं। लेकिन मैम जो एजुकेशन सिस्टम है और जो इंडिया की जो पॉवर्टी है, हाँ। इन चीज़ों को लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। सरकार बदलना चाहिए। मैम सरकार बदलनी ज़रूर चाहिए क्योंकि मैम हर किसी को मौका मिलना हाँ। चाहिए अपनी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी संविधान में। में इसीलिए कहा है कि 5 साल बाद दूसरा चुन लो। जी मैम बिल्कुल, अगर संविधान में ऐसा कहा है, हाँ। अगर आप वोट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैम दूसरी गवर्नमेंट को भी चांस हाँ। मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी गवर्नमेंट को पॉइंट ना करते हुए अगर अपनी बात कहूँ हाँ। कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वो ये आश्वासन दे रही है मैं यूथ के लिए वर्क करूँगा, हाँ। मैं डेवलपमेंट में वर्क करूँगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करूँगा, तो एक बार उसको मौका देना चाहिए। और अगर आप मौका नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में ही फॉल्ट है कि अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और फिर उस चीज़ को दोबारा उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर हाँ। रहे हो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और आपके विचार हमें जानने को मिले, और आपने 10 में से 5 नंबर बीजेपी को दिए हैं। तो अगर इन 5 नंबरों को बीजेपी इम्प्रूव कर दे तो एक्सटेंड करती चली जाएगी। थोड़ा सुधार की ज़रूरत है, ये आपका बिल्कुल कहना है। मैम, एजुकेशन सिस्टम पे, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे और जो पॉवर्टी है इंडिया की, इस उस पे सब पे अगर काम, वर्क हो हाँ तो बिल्कुल। इंडिया ज़रूर ग्रो करेगा। क्योंकि जब डिजिटलाइजेशन आया था तो हम लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ था। हाँ आज हम लोगों को कैश या कार्ड कैरी नहीं हाँ। करना पड़ता है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो जाता है।
चलिए, बहुत ज़्यादा आपको क्या कहा जाए कि बेस्ट विशेस फॉर योर यूपीएससी एग्ज़ाम। थैंक यू और मैम। उम्मीद करते हैं जब आप नेक्स्ट टाइम आए तो कुछ बन कर आए। बहुत बहुत थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम, थैंक यू।